हेलो फ्रेंड्स। आज हम हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं हमारे, नॉर्मली प्लेटलेट्स में प्लेटलेट फैक्टर 4 होता है। नाउ दिस प्लेटलेट फैक्टर 4 इट सेल्फ इज़ नॉट एंटीजेनिक, मतलब ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता। बट होता क्या है कि यहाँ पर जब भी प्लेटलेट के साथ कभी भी प्रीवियसली कोई हेपरिन सेंसिटाइजेशन हुआ बॉडी में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेशेंट्स को कभी आईसीयू में एडमिट हुए तो हमने सेंट्रल लाइन डाली, उसमें भी हेपरिन का यूज़ होता है। कभी भी पेशेंट सर्जरी के लिए एडमिट हुआ, उसको प्रोफाइलैक्टिकली हमने लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन दिया या अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन दिया, उसकी वजह से पेशेंट सेंसिटाइज हो जाता है। अब ये जो हेपरिन है वो प्लेटलेट फैक्टर 4 के ऊपर जाके एक बॉन्ड बनाता है, और वहाँ पर जब बॉन्ड बनाने के बाद तब ये जो कॉम्बिनेशन है हेपरिन का और प्लेटलेट फैक्टर 4 का, ये एक्ट करता है एज अ हैप्टन। हैप्टन मीन्स यू ऑल नो कि वो एक हाफ एंटीजन होता है, और बट इट हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। नाउ दिस डेवलप्स द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड एंटीबॉडीज बनने लगती हैं अगेंस्ट द प्लेटलेट फैक्टर 4 एंड हेपरिन कॉम्बिनेशन है द कॉम्प्लेक्स। अब जब भी ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो ये एंटीबॉडीज़ आईजीजी एंटीबॉडीज़ मोस्ट कॉमनली बनेंगी, और ये थ्रोम्बोसिस ज़्यादा कराती हैं, राइट। सो HIT जो होता है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये जनरली दो तरह का होता है, HIT1 एंड HIT2। HIT2 इज़ मोर कॉमन। HIT1 जनरली नॉन सिग्निफिकेंट है, HIT2 ज़्यादा कॉमन है और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। और ये मोस्ट कॉमनली जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। इसका रीज़न क्या है कि जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है इसमें जो साइड चेन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है इसकी साइड चेन कंपैरेटिवली स्मॉल होती है। तो इसकी वजह से जो एंटीजन या एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन का ज़्यादा आता है, राइट। अब ये होता कैसे है, जैसे ही आपने हेपरिन दिया पेशेंट में, या हेपरिन मान लीजिए आज डे 1 है, आपने हेपरिन दिया, डे 1 पे कुछ नहीं होगा, 5 डेज़ टू 14 डेज़ का टाइम पीरियड होता है जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स डेवलप होता है और हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैनिफेस्ट करता है। बट अगर इसके पहले भी 100 दिन के पहले, अगर 100 डेज़ बिफोर कभी भी पेशेंट को हेपरिन का सेंसिटाइजेशन हुआ हो बीच में, तो उसमें क्या होगा कि ये 5 टू 14 डेज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड नहीं रहेगा, और जो हिट है इट विल डेवलप समवेयर बिफोर द 5 डेज़, राइट। सो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, और यू कैन से द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़। एक चीज़ और कि यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं दे आर नॉट वेरी लो, राइट। तो ये जनरली 1 लाख से कम नहीं होते, 1 लाख से ऊपर ही होते हैं, 1 लाख से ऊपर ही होते हैं। एंड दीज हैव द हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द हेपरिन हैज़ टू बी डिसकंटिन्यूड फॉर द लाइफ। इसका जो मैनेजमेंट पार्ट है जो मोस्टली है कि हमको कभी भी हेपरिन नहीं देना है। जो एक और इंटाइटी है जिसको हम हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम कहते हैं, HITT, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद थ्रोम्बोसिस। सो ये भी एक इंटाइटी है जिसमें एक नया ड्रग है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैकेनिज्म तो हमने जान लिया कि कैसे होता है और कब होता है, ये भी हमने जान लिया 5 टू 14 डेज़ के बीच में होता है। बट हाउ टू डायग्नोज दिस केस क्लिनिकली। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो क्वेश्चन है कि कैसे डायग्नोज करेंगे। फॉर डायग्नोसिस, इफ़ द पेशेंट इज़ कमिंग हु इज़ ऑलरेडी ऑन हेपरिन, और हमने देखा कि उसका प्लेटलेट इफ़ इट इज़ लेस देन 1 लाख, या अगर हमने देखा कि जो प्लेटलेट है वो 50% डिक्रीज़ कर गया है फ्रॉम द बेस लाइन, राइट।
या हमने देखा कि उसमें कोई थ्रोम्बोसिस के एविडेंस मिल रहे हैं, राइट, और हमने देखा कि कोई स्किन नेक्रोसिस के साइंस हमें मिल रहे हैं। तो प्लेटलेट्स, इफ इट इज़ मोर देन 1 लाख और सॉरी लेस देन 1 लाख और 50% डिक्रीजेस फ्रॉम द बेस लाइन और दे आर द साइन ऑफ द स्किन नेक्रोसिस, then we can suspect that the patient is having heparin-induced thrombocytopenia. Also, pathology, मतलब on the basis of investigations, for the investigation's sake, what we can find, we can do the ELISA test. ELISA test for the antibodies against the hit, that is platelet factor 4 के against हम antibodies देख सकते हैं. Also, there is one other test which is known as functional platelet aggregation assay, that is serotonin release की वजह से होता है. serotonin release की वजह से functional platelet assay, ये भी एक टेस्ट है by which we can diagnose the HIT. Normally also HIT antibodies are positive in जैसे 10 to 20% of patients में ये positive हो सकती है, जो कि unfractionated heparin पे या low molecular weight heparin पे होते हैं. Now there is also a entity called as a 4T score for the diagnosis of the patients. In this there is जो क्लिनिकली हमें साइंस मिलेंगे पेशेंट्स में, उसमें हमें मिलेंगे 4T में नंबर 1 T है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दूसरा T है टाइमिंग. टाइमिंग से मतलब है हमारा 5 to 14 डेज, राइट. तीसरा T है थ्रोम्बोसिस, हमको पेशेंट में थ्रोम्बोसिस मिलेगी. और जो चौथा T है दैट इज द अदर साइंस, द अदर कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसिस, अदर कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसिस, राइट. सो कुछ अदर ऑब्वियस कॉज अगर हमको मिल गए तो उसको हम कहेंगे कि भाई इसकी वजह से हो सकता है ये जो है हिट है. अब यहाँ पे देयर आर द वेरियस स्कोर्स हैव बीन गिवन, तो वी डू नॉट हैव टू गो अंडरगो विद ऑल द स्कोर्स, बट मोटा मोटा देयर आर 0 to 8 स्कोर्स तक होते हैं. और अगर स्कोर लेस देन 3 है तो हिट को हम रूल आउट कर सकते हैं इजली. दैट मीन्स स्कोर ऑफ 4 और मोर इज डायग्नोस्टिक ऑफ हिट. अब द क्वेश्चन इज हाउ टू treat or how to manage the patients with HIT. So for the management, first of all, always stop all kind of heparin, right. अच्छा, एक चीज़ और कि जो हिट डेवलप होता है वो हेपेरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के यूज़ के बाद ही होता है, बट देयर इज़ नो रोल ऑफ fondaparinux in development of HIT. So fondaparinux can be used and as a treatment modality for the patients of HIT. तो हमें हेपेरिन यूज़ नहीं करना कभी भी इस थ्रोम्बोसिस के लिए. साथ में हम कोई ऐसी ड्रग यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉन हेपेरिन एंटीकोगुलेंट हो, लाइक हम कुछ डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक एग्राटोब्रैन और बिवेलिरुडिन, राइट. लाइक एग्राटोब्रैन और बिवेलिरुडिन कैन बी यूज्ड. और ये हम यूज़ कर सकते हैं जबकि प्लेटलेट 1.5 लाख से ज़्यादा हैं. इसके बाद अगर ऐसा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा हो रही तो फिर हम वॉरफेरिन और ऑल्टरनेटिवली इन पे एर्गेटोब्रैन या बिवेलिरुडिन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं. एंड इफ़ INR इज़ मोर देन 2 to 3 और बिटवीन 2 to 3 जनरली, तो और स्टेबल रहता है, तो फिर हम नॉर्मली हम वॉरफेरिन पे शिफ्ट हो सकते हैं अगर INR हमारा 2 to 3 रह रहा है. उसके बाद अगर कभी थ्रोम्बोसिस डेवलप हो रही है, तो हमें वॉरफेरिन को कंटिन्यू रखना है. जनरली 6 मंथ्स तक के लिए हम वॉरफेरिन देते हैं. और अगर थ्रोम्बोसिस नहीं हो रही है तो जब तक प्लेटलेट की रिकवरी नहीं हो जाती है, और उसके बाद भी हम 2 से 3 महीने तक के लिए दे सकते हैं, राइट. जैसे कि प्लेटलेट मेरा नॉर्मल की तरफ जब तक जा रहा है, मुझे टिल देन वी हैव टू गिव
प्लस 2 to 3 मंथ्स एक्स्ट्रा हमें देना है, राइट। नाउ जैसे कोई पेशेंट एक्यूट हमारे पास आया, जनरली हिट 2 ही होता है ना। तो पेशेंट अगर हमारे पास एक्यूट सेटिंग में आ रहा है, अभी आ रहा है, तो सबसे पहले हमको देना है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, और हम साथ में फोंडापेरिनॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। फोंडापेरिनॉक्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है हिट के ऊपर। और जब हमें प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देना हो पेशेंट को, तो प्रोफाइलैक्टिक देने के लिए वी ऑल नो दैट वी कैन यूज़ वॉरफेरिन, और हम नोएक्स भी साइमल्टेनियसली उतना ही उसकी वैल्यू है, तो हम नोएक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में था हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में। आई होप इट इज़ क्लियर। सो थैंक यू। We are looking forward for the next video. Thank you.